हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर यूनिट 1 है समीकरणों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। तो इसके अंतर्गत है सबसे पहला डेफिनेशन बहुपद, पॉलिनोमियल। शुरू से आप लोग 6वीं 7वीं से पढ़ते आ रहे हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, तो उसका एक स्पेशल डेफिनेशन देखते हैं क्या है। मान लेते हैं आर एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, सेट है ना। आपका ये जो आर है यह वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, और एक्स, ये जो एक्स है यह अनिर्धारित प्रतीक है, इनडिटर्मिनेट सिंबल है, जो आर में नहीं है। एक्स जो है किसमें नहीं है, आर में नहीं है ना। और एक्स जो है वह आर के सभी अवयवों से क्रम विनिमयी है। इसका मतलब ये है, यदि मान लो आर में अवयव यदि ए जीरो है, ये यदि आर का अवयव है, ए जीरो बिलोंग्स टू आर, और एक्स जो है यदि एक अनिर्धारित प्रतीक है, तब यह सभी अवयवों, आर के सभी अवयवों से क्रम विनिमय, अर्थात एक्स इंटू ए जीरो करो या ए जीरो इंटू एक्स करो, यह जो है दोनों बराबर है। यदि इसी तरीके से यदि ए वन यदि आर में है तो एक्स इंटू ए वन करो या ए वन इंटू एक्स करो या एक्स स्क्वायर इंटू ए वन करो या ए वन इंटू एक्स स्क्वायर करो, ये जो है दोनों बराबर हैं। तो इसलिए क्रमविनिमयी कहा गया है आर के अवयवों के साथ। तब एक निम्न प्रकार का परिमित व्यंजक किस प्रकार का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन ए एन प्लस वन एक्स प्लस ए एन। इस प्रकार का जो व्यंजक होगा वह क्या कहलाता है, x में एक बहुपद कहलाता है, जहां पे ये जो गुणांक हैं ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन माइनस वन और ए एन, यह जो है सब r के अवयव हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2, ये एक बहुपद है। इसी तरीके से आप और कोई भी बहुपद ले सकते हैं, यह है ना, x माइनस वन, ये भी एक बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन, ये भी एक बहुपद है, दो घात का बहुपद, एक घात का बहुपद, और ये चार घात का बहुपद। अब बीजगणितीय समीकरण की बात करते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। तो सिंपली बता देता हूं, यदि बहुपद को आप जीरो के बराबर कर दें, है ना, ठीक है, ये बहुपद है, यहां से यहां तक देखो ध्यान से, ये एक बहुपद है, और इसको यदि आप जीरो के बराबर कर देते हैं तो वह प्राप्त क्या कहलाता है, बीजगणितीय समीकरण बन जाता है। ठीक है, जहां पे एन क्या है, एक धन पूर्णांक है, और यदि यहां पे ए जीरो यदि जीरो के बराबर नहीं है ना, यहाँ पे ए जीरो यदि जीरो के बराबर नहीं है, तब यह एन घात का बीजगणितीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इस बहुपद को मैंने क्या कर दिया, जीरो के बराबर कर दिया है, इसलिए ये एक बीजगणितीय समीकरण बन गया है। कितने घात का, चार घात का समीकरण, ये चतुर्घात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से है। अब यहीं पे मैं छोटा सा बात बता देता हूं, यदि एक घात का समीकरण है तो वह लीनियर इक्वेशन कहलाता है, रैखिक समीकरण कहलाता है ना। थोड़ा सा बता देता हूं लिख करके। यदि एक घात का समीकरण है, एक घात का समीकरण, तो यह क्या कहलाता है, एक घात का समीकरण कहलाता है रैखिक समीकरण, है ना, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसी तरीके से दो घात का समीकरण क्या कहलाता है, दो घात का जो समीकरण ये कहलाता है द्विघाती समीकरण, है ना, द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तीन घात का समीकरण, तीन घात का समीकरण क्या कहलाएगा, त्रिघाती समीकरण या त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। और चार घात का समीकरण क्या कहलाएगा, चतुर्घात समीकरण, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से इक्वेशन को बांटा, इस तरीके से पांच घात का भी समीकरण हो सकता है और एन घात का समीकरण भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक जो है समीकरण और बहुपद के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो है कंप्लीट इक्वेशन क्या है, पूर्ण समीकरण। ठीक है,
डेफिनेशन देखें, एक समीकरण दिया है वह पूर्ण कब कहलाएगा। ठीक है, एक समीकरण पूर्ण तब कहलाता है जब x के सभी घात, जितने भी घात हैं उसमें x का पावर n से लेकर x के पावर 0 तक के सभी पद उसमें विद्यमान होने चाहिए, अन्यथा यह अपूर्ण समीकरण कहलाता है। फॉर एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, मान लीजिए 5x का पावर क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है ना। यहाँ पे देखो सबसे अधिकतम यहाँ पे घातांक 3 है, उसके बाद 3 के बाद 2 वाला घात भी है, 1 वाला भी है, और यहाँ पे x टेंड 0 लिख सकते हैं। तो 0, तो सभी घात हैं 0 1 2 3, तो ये एक पूर्ण समीकरण है, इज इक्वल टू 0। ये एक पूर्ण समीकरण है, ठीक है, यह पूर्ण समीकरण है। किंतु यदि मैं ऐसा लिख दूं कि 10x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यहां पे आप देख सकते हैं कि x की घात 3 वाला पद, x की घात 3 इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो यह जो है यह अपूर्ण समीकरण है, यह अपूर्ण समीकरण है ना, ये अपूर्ण समीकरण है। ठीक है, और ये पूर्ण समीकरण है। अब एक चीज यहीं पे आता है बात कि यदि अपूर्ण समीकरण हो हमारे पास, अपूर्ण समीकरण हो तो हम उसको पूर्ण कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अपूर्ण यदि है तो हम लोग उसको पूर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको यदि पूर्ण बनाना है तो हम 10x⁴ प्लस 0 इंटू x⁴ प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो अब 4 3 2 1 और 0 सभी घात वाले पद आ गए, इसलिए अब ये पूर्ण समीकरण बन गया। ध्यान रखें, अपूर्ण समीकरण को हम पूर्ण समीकरण कैसे बनाते हैं, 0 इंटू x⁴ जो भी उसमें अनुपस्थित है उसको लिख करके। ठीक है, ये हमने एंट्री करा दिया, तो ये क्या बन गया, पूर्ण समीकरण बन गया, ये एंट्री कराया हमने। ठीक है, आगे देखते हैं समीकरण की घात, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। यदि एक आपको समीकरण दिया है या समीकरण दिया है तो उसमें x का जो उच्चतम घात होगा, x का उच्चतम घात वही क्या कहलाएगा, उस समीकरण का घातांक कहलाता है। फॉर एग्जांपल यदि आप देखें 5x³ प्लस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 यदि लिखता हूं तो यहां पे x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसका घात क्या होगा, डिग्री ऑफ इक्वेशन, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 3 होगा यहाँ घात। ठीक है, यदि मैं पॉलिनोमियल और जो भी लिखना चाहें यदि हम, तो फॉर एग्जांपल x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक समीकरण, यहाँ पे एक घात है तो एक घात का इसकी घात क्या होगी, समीकरण की घात 1 होगी। अब आते हैं समीकरण का मूल एवं बहुपद का शून्यक। समीकरण का मूल और बहुपद का शून्यक क्या है, समीकरण यदि बोल रहे हैं तो उस चीज को मूल बोल देंगे और बहुपद बोल रहे हैं तो शून्यक कहेंगे। तो x का एक विशिष्ट मान, जो समीकरण होते हैं उसमें इंडिटरमिनेट होते हैं x, है ना, और या बहुपद कहें उसमें भी इंडिटरमिनेट क्या होता है, x, उस मान को हम निकालें और वह ऐसा मान प्राप्त करें जो समीकरण f ऑफ x इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, तब वो जो x का जो मान होगा वह जो है समीकरण का मूल कहलाएगा या बहुपद f ऑफ x का शून्यक कहलाता है ना। x का एक विशिष्ट मान जो समीकरण f ऑफ x इज इक्वल टू 0 को संतुष्ट करता है, f समीकरण का मूल या बहुपद का शून्यक कहलाता है। इसको एग्जांपल से समझें, आप 10वीं में पढ़ चुके हैं इस चीज को। ये हमारे आगे जो चैप्टर हैं, चैप्टर में जो आगे थ्योरीज हैं, है ना, इसमें समीकरण के सिद्धांत में, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को। तो एक समीकरण आपको मान लेते हैं x² माइनस 5x प्लस 6 दिया है इज इक्वल टू 0। इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करना मतलब x का मान ज्ञात करना है जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो देख सकते हैं आप, इसको हल करेंगे, गुणनखंड निकाल कर लो, x माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और माइनस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और 3। तो यहाँ देख सकते हैं 2 और 3 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, करके देख लो, यहाँ पे 4 होगा माइनस, अगर 2 रखते हैं x इज इक्वल टू 2 यहाँ, तो 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो
समीकरण को संतुष्ट कर रहा है 2, अतः 2 क्या होगा इस समीकरण का मूल। इसी तरीके से 3 भी इसको संतुष्ट कर रहा है, 3 तिया 9 होगा, यहाँ हो जाएगा यहाँ पे, और 5 तिया 15 हो जाएगा 3 रखने पर, और प्लस 6, तो 15 माइनस 9 6 15, 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो 3 भी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, अतः 2 और 3, अतः ये 2 और 3 इस समीकरण के मूल होंगे, और ये 2 और 3 इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, यही शून्यक कहलाएंगे, और समीकरण के लिए वो मूल कहलाते हैं। तो इस तरीके से जो है समीकरण का मूल एवं बहुपद के शून्यक, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अब इसमें जो है कुछ एक अब प्रमेय है ना, प्रमेय है, वो क्या प्रमेय है हम देख लेते हैं। सिंपल कुछ प्रमेय है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है आपको। प्रमेय एक है यहाँ पे, nवीं घात का समीकरण, nवीं घात का जो समीकरण है, एक समीकरण n मूल रखता है, ठीक है। nवीं घात का समीकरण n मूल रखता है, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यदि आपके पास 2 घात का समीकरण है, n इज इक्वल टू 2 घात का समीकरण 2 मूल रखेगा, जैसे अभी हमने देखा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2 घात का समीकरण, इसके कितने मूल आए, क्या क्या मूल आया था, 2 और 3, तो इसके जो है मूल 2 होंगे, है ना। इसी तरीके से यदि 3 घात का है समीकरण तो 3 ठो मूल होगा, है ना। अब वो जरूरी नहीं है कि वो वास्तविक ही हो सकता है कि इमेजिनरी भी आ जाए, है ना, इमेजिनरी मूल भी हो सकता है। या इसी को क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है कि यदि प्रमेय को, यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n किसी समीकरण f of x is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus and so on a n minus 1 x plus a n is equal to 0 के मूल हो, तब यदि मूल है ना, तब हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, f of x को ऐसा लिख सकते हैं हम, f of x इज इक्वल टू लिख सकते हैं a नॉट x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नोट, तो ये प्रमेय याद रहना चाहिए, ये स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, जितने घात का समीकरण उतने मूल, ठीक है। अब नोट ये है कि मूल जो है, मूल वास्तविक हो ये आवश्यक नहीं है, सभी मूल वास्तविक हो यह आवश्यक नहीं है ना। कुछ मूल अधिकल्पित हो सकते हैं, अर्थात इमेजिनरी आयोटा वाले कुछ मूल अधिकल्पित हो सकते हैं, एवं कुछ मूल पुनरावृत्त हो सकते हैं। पुनरावृत्त कहने का मतलब ये, या हो सकता है कि यदि 3 मूल आ गए, है ना, तो उनमें से 2 ठो समान हो सकता है, कोई एक समीकरण लिखे 1 1 आ गया और 2 आ गया, है ना। तो इस तरीके से जो है मूल जो है वास्तविक हो भी सकते हैं, सभी मूल वास्तविक हो सकते हैं, या उसमें से कुछ मूल अधिकल्पित हो सकते हैं, या कुछ मूल पुनरावृत्त भी हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखा जाए। अब कुछ प्रमेय हैं, चलिए देखते हैं। और प्रमेय हैं, प्रमेय है यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा, है ना, यदि अल्फा प्लस आयोटा बीटा किसी समीकरण के मूल हैं, तब अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी उस समीकरण का मूल होगा, ठीक है। ठीक है, यदि अल्फा कहने का मतलब यह है, यदि अल्फा बीटा मूल है, तो आपको यदि दिया है किसी सवाल में कि मान लो अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक समीकरण का मूल है, फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाता है
मान लो 2+3 i एक समीकरण का मूल है, तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि 2-3 i भी एक मूल होगा। ठीक है, अधिकल्पित मूल संयुग्मी फॉर्म में आते हैं, है ना। अल्फा प्लस आयोटा बीटा का संयुग्मी क्या होगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसी तरीके से यदि आपको बोला जा रहा है कि 2+2-3 यदि किसी समीकरण का मूल है, तो आप तुरंत कह देंगे कि 2+3 भी उस समीकरण का मूल होगा। ठीक है, एक प्रमेय यह है कि प्रमेय तीसरा, अपरिमेय मूल भी संयुग्मी रूप में होते हैं, उपस्थित होते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है, यदि a प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट लग गया मतलब अपरिमेय मूल हो गया, यदि a प्लस बी किसी समीकरण का मूल है, तब a माइनस रूट बी भी उस समीकरण का मूल होगा। ये ध्यान रखेंगे, यदि a प्लस रूट बी जो है समीकरण का मूल है, तो a माइनस रूट बी भी समीकरण का मूल होगा। और विलोमता भी, यदि a माइनस रूट बी भी समीकरण का मूल है, तो a प्लस रूट बी भी समीकरण का मूल होगा। ठीक है, अर्थात अपरिमेय मूल संयुग्मी रूप में होते हैं एवं अधिकल्पित मूल भी संयुग्मी रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए इसी में थोड़ा सा आगे और देखें, एक प्रमेय है, यदि a व b दो वास्तविक संख्या है, यदि a व b दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा f ऑफ x एक बहुपद है, f ऑफ x एक बहुपद है तथा f ऑफ a व f ऑफ b के चिन्ह आपस में विपरीत हैं, कहने का मतलब यह है, आपको एक बहुपद दिया है, a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, आपने x के जगह a रखा, आपने x के जगह a रखा और f ऑफ a कैलकुलेट किया, x के जगह b रखा, f ऑफ b कैलकुलेट किया। इन दोनों का चिन्ह अलग अलग है, हो सकता है ये प्लस आए तो ये माइनस आएगा, और ये माइनस आए तो ये प्लस, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, या ये प्लस है ये माइनस होगा, दोनों सेम नहीं है। तब जो है बहुपद f ऑफ x कम से कम, बहुपद f ऑफ x का कम से कम एक शून्यक a व b के बीच उपस्थित होता है। डायग्राम से समझें, यदि ये x है और ये y है, और मान लो ये वास्तविक संख्या a है, वास्तविक संख्या b है, a पर जैसे ही आपने कैलकुलेट किया, बहुपद है तो आप ग्राफ बना सकते हैं, एक चर का फलन है तो 2D में ग्राफ बनेगा, है ना। और ये मान लेते हैं f ऑफ a है, यहाँ पे धनात्मक है मान लेते हैं, और f ऑफ b आपका ऋणात्मक है मान लेते हैं, ये f ऑफ b है, यहाँ से यहाँ f ऑफ b है और ये f ऑफ a है। चूंकि बहुपद फलन है इसलिए वह संतत होगा मतलब a से b के बीच संतत होगा, ये मान लेते हैं ऐसा है, संतत है ग्राफ तो ऐसा होगा। तो आप देख सकते हैं इस बिंदु पर क्या होगा, इस बिंदु पर f ऑफ, मान लो ये c पॉइंट है, तो इस c पॉइंट पर f ऑफ c क्या होगा? 0 होगा। तो अतः c क्या है? शून्य, और a और b के बीच है तो इसी को कहा गया है, यहाँ f ऑफ a धनात्मक है यहाँ, और f ऑफ b ऋणात्मक है यहाँ पे, तो चिन्ह आपस में विपरीत हो गए, और तब एक शून्यक c है, शून्यक यहाँ पे है ना। ठीक है, इसको जो है x का मान c रखने पर f ऑफ c 0 मिल रहा है, तो यही चीज कह रहा है कि एक शून्यक a व b के बीच उपस्थित होता है। क्लियर है? तो ये प्रमेय 4 हो गया। तो ध्यान रखेंगे, बस छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे। अब छोटा सा और 2 थ्योरम और हैं छोटे छोटे, अपने को याद रखना है। प्रमेय 5, विषम घात का
विषम घात का प्रत्येक समीकरण कम से कम एक वास्तविक मूल रखता है। विषम घात का प्रत्येक समीकरण कम से कम एक वास्तविक मूल रखता है जिसका चिन्ह समीकरण के निरपेक्ष पद के चिन्ह के विपरीत होता है। कहने का मतलब ये यहां पे आया है समीकरण के निरपेक्ष पद अर्थात अचर पद, है ना। निरपेक्ष पद अर्थात अचर पद की बात कही जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे यदि मैं एक समीकरण लिखूं, है ना, x² - 2x + 1 = 0, तो ये निरपेक्ष पद है और इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक चिन्ह है। ठीक है, तो यह कह रहा है विषम घात का प्रत्येक समीकरण, यदि आप विषम घात का समीकरण लेते हैं तब उसका एक कम से कम वास्तविक मूल होगा एक, बाकी अधिकल्पित हो भी सकता है। ठीक है, तो इसको हम जो है एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए एक विषम घात का समीकरण ले लेते हैं, x की घात 3 - 1 = 0। ये विषम घात का समीकरण हो गया। ठीक है, विषम घात का समीकरण ये 3 घात है। तो अब इसको हम देखते हैं, चलो इसको शून्यक मूल निकालते हैं। मूल निकालना है ना, तो हम x - 1 और x² - x + 1 = 0 लिख सकते हैं, क्योंकि a³ - b³ = a - b a² - ab + b², ऐसा लिख सकते हैं। हल करेंगे तो x - 1 = 0 या x² - x + 1 = 0, तो यहां से आ गया x = 1, या यहां से आ जाएगा x = -b मतलब 1 ± √b², 1 - 4a और c अपॉन 2a। तो x = 1 या हो जाएगा x = 1 ± √1 - 4/2, तो x = 1 ± √-3/2। तो इसका मतलब ये है कि x = 1 या x = यहां आएगा 1 ± √3i/2। तो x = 1 x = 1 ± √3i/2 और x = 1 - 3i/2। 3 घात का समीकरण है, इसलिए 3 मूल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, आप पढ़े थे थ्योरम में nवीं घात का समीकरण n मूल रखता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये तो इमेजिनरी रूट है, ये भी इमेजिनरी रूट है क्योंकि आयोटा है शामिल। ठीक है, लेकिन इसको यदि देखें तो ये एक वास्तविक संख्या है 1, और इसका चिन्ह क्या है, धनात्मक है, और इसका ये समीकरण का निरपेक्ष पद क्या है, ये है, और इसका चिन्ह क्या है, ऋणात्मक है। तो यही बोला गया है विषम घात का प्रत्येक समीकरण एक वास्तविक मूल रखता है, वास्तविक मूल हो गया। इसका चिन्ह, उस मूल का चिन्ह निरपेक्ष पद के चिन्ह के विपरीत होगा, अर्थात ये यदि ऋणात्मक है तो ये धनात्मक मिला है। तो ये बोला जा रहा है कि विषम घात का प्रत्येक समीकरण एक वास्तविक मूल रखता है जिसका चिन्ह समीकरण के निरपेक्ष पद के चिन्ह के विपरीत होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगला थ्योरम हम देखते हैं, प्रमेय 6, थ्योरम 6। समघात इवन डिग्री, अर्थात 2 4 6 8 10 ऐसा है उसका समीकरण, उस समीकरण की घात, समघात का प्रत्येक समीकरण जिसका निरपेक्ष पद ऋणात्मक है, दो मूल रखता है, एक ऋणात्मक यहां पे लिखेंगे कम से कम 2 मूल रखता है। एक ऋणात्मक एवं एक धनात्मक। क्या कह रहे हैं, समघात का प्रत्येक समीकरण, समघात का समीकरण लेना है जिसका निरपेक्ष पद ऋणात्मक लेना है, अर्थात अचर पद जो होगा वो ऋणात्मक होगा,
कम से कम दो मूल रखता है, जो दोनों मूलों में से एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा। सिंपल सा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां एक समघात का समीकरण है, इसका निरपेक्ष पद अचर पद ऋणात्मक है, ले लिया ऋणात्मक। चेक करके देखते हैं इसके दो मूल मिलते हैं कि नहीं। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दें तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां देख सकते हैं इस समीकरण के दो मूल प्राप्त हो रहे हैं, 2 और माइनस 2, एक प्लस है एक माइनस है। तो ये इस तरीके से जो है कुछ कुछ छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, पूछे नहीं जाएंगे लेकिन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आगे भविष्य में यदि आप दिलाते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और बेसिक है। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए आप लोग, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।